अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन वही नेता जिन्होंने 1863 के दौर में अपने देश में गुलामी की जंजीरें तोड़ी और लोकतंत्र को नई दिशा दी। उन्होंने एक बार कहा कि द बैलेट इज स्ट्रोंगर देन द बुलेट, यानी मतपत्र गोली से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन आज वही मतपत्र सवालों के घेरे में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हमारा मतपत्र आज भी उतना ही शक्तिशाली है? क्या हमारे चुनाव सच में उतने ही निष्पक्ष हैं जितने दिखते हैं? आज हम इसी सच को करीब से समझेंगे, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बार इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है। प्राचीन काल में करीब 2,500-3 हजार साल पहले जब दुनिया राजाओं और साम्राज्यों के आदेश पर चलती थी, उसी समय कुछ सभ्यताएं चुनाव और लोकतंत्र की पहली नींव रख रही थी। ग्रीस में कंकड़ डालकर वोटिंग होती थी। रोम में जनता लकड़ी की पट्टियों पर अपना वोट लिखकर अपना प्रतिनिधि चुनती थी। और इसी समय भारत में खुली सभाओं में हाथ उठाकर जनता अपना नेता तय करती थी। मध्यकाल में मैग्ना कार्टा यानी 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में राजा और विद्रोहियों के बीच वो ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें लोगों ने राजा को पहली बार रोक दिया और कहा अब सत्ता मनमानी से नहीं चलेगी, अब राजा भी कानून के नीचे होगा। यही दस्तावेज यानी मैग्ना कार्टा पूरी दुनिया में लोकतंत्र की असली शुरुआत बना। मध्यकाल खत्म हुआ और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया की राजनीति बदल दी। पहली बार साफ कहा गया कि सभी नागरिक बराबर हैं और उन्हें वोट का अधिकार मिलना चाहिए। यहीं से उठी वो आवाज जिसने चुनाव आयोग को जन्म दिया, एक ऐसी संस्था जो हर चुनाव में याद दिलाती है कि फैसला नेताओं का नहीं, सिर्फ जनता का होगा। यहीं से आधुनिक लोकतंत्र की असली नींव बनी। इसके बाद दुनिया ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जरूरत को समझा और 20वीं सदी में अलग अलग देशों ने अपने अपने चुनाव आयोग खड़े किए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1902 में एक मजबूत चुनाव आयोग बनाया। 1920 में कनाडा ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र निर्वाचन संस्था खड़ी की और इसी कड़ी में अन्य कई देश भी धीरे धीरे आगे आए। ये कहानी उस अदृश्य ताकत की है जो सरकारें तो नहीं चुनती, लेकिन तय करती हैं कि चुनी हुई सरकार सही रास्ते से ही आए। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद तो हो गया, पर खतरा अभी भी बाकी था। अगर चुनाव सत्ता के हाथ में रहे तो देश का फैसला कभी जनता का नहीं होगा, क्योंकि आजादी से पहले चुनाव तो होते थे, लेकिन वो लोकतंत्र नहीं बल्कि ब्रिटिश कंट्रोल की प्रक्रिया थी, जहां वोट का अधिकार लगभग 10% लोगों को ही मिलता था और सत्ता गवर्नर के हाथ में रहती थी। यानी चुनाव थे पर ताकत नहीं। भारतीयों की कुर्सी दिखती थी, लेकिन रिमोट कंट्रोल हमेशा अंग्रेजों के हाथ में था। और इसी पीड़ा ने भारत को मजबूर किया कि एक ऐसी संस्था बने जो न सरकार की सुने न नेता की, सिर्फ संविधान और जनता की सुने। यहीं से 25 जनवरी 1950 को आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जन्म हुआ, एक स्वतंत्र, शक्तिशाली और निष्पक्ष प्रहरी जो बताता है कि इस देश में अब वही होगा जो जनता चाहेगी। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सुकुमार सेन को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयोग नियुक्त किया गया। शुरुआत आसान नहीं थी और यह बात आज की पीढ़ी को जाननी चाहिए। चुनाव आयोग के सामने हालात ये थे, उस समय देश की 85% जनता निरक्षर थी। करोड़ों शरणार्थी बिखरे हुए, लाखों गांव जिनमें आधे से ज्यादा सड़क तक नहीं, एक भी राष्ट्रीय मतदाता सूची नहीं, पहचान पत्र का कोई सिस्टम नहीं। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग शुरू किया। देश का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ और 21 फरवरी 1952 को लगभग 4 महीने बाद खत्म हुआ। पूरे 68 चरणों में मतदान हुआ, क्योंकि देश में सड़कें, साधन और सुरक्षा भी कम थी। कुल 17 करोड़ 32 लाख मतदाता, लेकिन मतदान सिर्फ 45% हुआ।
पुरुष लगभग 47%, महिलाएं सिर्फ 36%। मंच पर 53 राजनीतिक दल और संसद की 489 सीटों पर लड़ाई लड़ी गई। इस पूरी प्रक्रिया की कमान थी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के हाथ में, एक ऐसे अफसर जिन्होंने बैलेट बॉक्स, कागज और हिम्मत के सहारे इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्वक चुनाव करवाया। नतीजा आया, कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1952 और 60 के दौर में मतदाता सूची की क्रांति से आयोग की असली रफ्तार शुरू हुई। आयोग ने पूरे सिस्टम को मजबूत करना शुरू किया। मतदाता सूची की हर साल अपडेट करना, नए राज्यों और नई सीटों के हिसाब से डिलिमिटेशन और पूरे देश में चुनाव को एक समान तरीके से कराना, इस तरह के चैलेंज सामने थे। सरकारी दबाव को खत्म करने के लिए चुनाव ड्यूटी पर लगे हर अफसर को सीधे आयोग के नियंत्रण में लाया गया, यानी डीएम, एसपी तमाम अफसर चुनाव के वक्त किसी राज्य सरकार के नहीं, सिर्फ चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। 1962 के दशक में चुनाव चिन्हों का नियम सख्त किया गया। किस पार्टी को कौन सा सिंबल मिलेगा, इसका पक्का कानून लागू किया गया। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों में गड़बड़ी और भ्रम खत्म हुआ। फिर आया 1970 का दशक, जब चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। ये आयोग के लिए फायर टेस्ट था। सरकार का दबाव, डर का वातावरण और उम्मीद कमजोर पड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद आयोग ने चुनाव प्रणाली को कभी टूटने नहीं दिया। 1975 का वो दौर देश पहले ही राजनीतिक तनाव में था और इसी माहौल में एक मामला चुपचाप अदालत की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। इस मामले की शुरुआत हुई 1971 के रायबरेली चुनाव से, जहां इंदिरा गांधी भारी बहुमत से लोकसभा चुनाव जीती थी, लेकिन उनके सामने चुनाव लड़ने वाले प्रतिद्वंदी समाजवादी नेता राजनारायण इस हार को नहीं माने। उन्होंने कहा यह चुनाव जनता ने नहीं, सरकारी ताकत ने जिताया है, और आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने अपने सरकारी सचिवों और अधिकारियों को चुनाव प्रचार के दौरान काम में प्रयोग किया। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सीधा उल्लंघन है। शिकायत में कहा गया कि चुनावी सभाओं के लिए सरकारी गाड़ियां, सरकारी टेलीफोन, सरकारी स्टाफ और सरकारी ताकत का उपयोग किया गया। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और 6 बड़े गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने पूरे केस की प्रक्रिया को पारदर्शी रखा, सबूत जुटाने में मदद की और यह संदेश दिया कि इस देश में चुनाव का पहरा एक ही संस्था देती है, जो किसी नेता की नहीं, सिर्फ कानून और जनता की होती है। फिर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जिसने देश की राजनीति हिला दी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हुआ। पहली बार किसी प्रधानमंत्री का चुनाव गलत घोषित किया गया। यह घटना सिर्फ एक चुनाव रद्द होने की नहीं थी, यह भारत को याद दिलाने का पल था कि लोकतंत्र में कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं, क्योंकि उन पर कानूनों का सबसे बड़ा पहरेदार भारत का चुनाव आयोग है। 1990 का दशक भारत एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था। देश तेजी से बदल रहा था, लेकिन चुनाव अब भी डर, दबाव और धांधली के साए में फंसे हुए थे। बूथ कैप्चरिंग आम थी, नेताओं की गुंडागर्दी खुले आम चलती थी, सरकारी अफसरों को दबाकर इस्तेमाल किया जाता था। इसी डर से अव्यवस्था के बीच एक नाम सामने आया जिसने पूरे चुनावी सिस्टम की किस्मत पलट दी। ये नाम था तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर शेषन, जिसे देश सिर्फ टीएन शेषन के नाम से जानता है। भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव व्यवस्था को स्टील फ्रेम बनाने वाले 1955 बैच के आईएएस ऑफिसर टीएन शेषन का जन्म 15 मई 1932 को मद्रास प्रेसिडेंसी के पलक्कड़ जिले के एक छोटे से गांव तिरुनेल्वेली में हुआ, जो अब केरला जिले के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा, मुझे एक भी उदाहरण दिखा दो जहां मैंने संविधान से बाहर जाकर कुछ किया हो, मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। फिर पूछा,
क्या मैं नेताओं को लोकतंत्र पर डकैती डालने दूं? सेशन ने बूथ कैप्चरिंग तोड़ी, पैसे और बाहुबल का खेल रोका, फर्जी वोटिंग पर हथौड़ा चलाया और पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानून जैसा लागू करवाया। वोटर आईडी कार्ड, खर्च की निगरानी और चुनाव आयोग की संपूर्ण स्वतंत्रता, यह सब उसी दौर की देन है। वो नेताओं से नहीं डरता था, नेता उससे डरते थे। इसलिए कुछ ने तो 1992 में उसे हटाने की कोशिश भी की। सेशन सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, वो भारत के लोकतंत्र का स्टील मैन थे। वो कहते थे, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर द ब्रेकफास्ट, अर्थात मैं नेताओं से डरता नहीं, उन्हें नाश्ते में खा जाता हूं। वो पहले ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने खुलेआम कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से सीधी टक्कर ली। 1991 में एक महत्वपूर्ण विवाद से सेशन और सरकार के बीच टकराव की शुरुआत हुई। दरअसल कानून मंत्री विजय भास्कर रेड्डी अक्सर चुनाव आयोग को ये निर्देश देते थे कि संसद में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन खुद तैयार करे, लेकिन टीएन सेशन ने इसका स्पष्ट विरोध किया। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि आयोग केवल आवश्यक तथ्य भेजेगा, लेकिन किसी भी मंत्री के जवाब नहीं लिखेगा। यह बात कानून मंत्री को नागवार गुजरी और मामला सीधे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तक पहुंचा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंत्री ने शिकायत की, टीएन सेशन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सेशन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं, मैं चुनाव आयोग का प्रतिनिधि हूं। कुछ क्षणों के लिए कमरा शांत हो गया, लेकिन इस वाक्य ने एक बार फिर स्पष्ट किया, चुनाव आयोग सरकार का विभाग नहीं, संविधान द्वारा संरक्षित एक स्वतंत्र संस्था है। नेशनल हेराल्ड अखबार की रिपोर्ट के अनुसार टीएन सेशन के आने के बाद 1993 में यूपी चुनाव में बूथ कैप्चरिंग 873 से गिरकर 255 रह गई, हत्याएं 36 से 3, मतदान रुकने वाले इलाके 17 में से सिर्फ 3। उन्होंने देश भर में मतदान से 6 दिन पहले ड्राई डे लागू किया। पैसा और शराब का खेल काफी हद तक वहीं खत्म हुआ। सेशन ने एक ही बात साबित की, अब चुनाव नेता नहीं चलाएंगे, कानून चलाएगा। 2 अगस्त 1993 रक्षाबंधन का वो खास दिन, और उसी दिन देश की राजनीति में ऐसा आदेश आया जिसने सत्ता के गलियारों की नींव हिला दी। टीएन सेशन ने 17 पन्नों का आदेश जारी किया और कहा, जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देगी, इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा। यह देश के इतिहास में पहली बार था जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकतंत्र पर नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर सत्ता को सीधे चुनौती दी। 1990 के दशक में भारत में चुनावों के सामने सबसे बड़ा खतरा था फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग। सेशन के प्रयासों से 1993 में चुनाव आयोग ने इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड लॉन्च किया। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब वोट डालने से पहले आप कौन हैं सवाल का जवाब एक कार्ड देता था। इसका उद्देश्य साफ था, एक व्यक्ति, एक पहचान, एक वोट। फर्जी पहचान, डुप्लीकेट वोटर और बूथ कैप्चरिंग पर सीधा प्रहार। 1994 में टीएन सेशन ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। उन्होंने उस समय के कल्याण मंत्री सीताराम केसरी और खाद्य मंत्री कल्पनाथ राय को मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप में घेर लिया और सीधे प्रधानमंत्री से कहा कि इन दोनों मंत्रियों को पद से हटाया जाए। सेशन के टकराव की सूची लंबी है। उनकी शक्ति से महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार की सरकारों से गहरे विवाद जुड़े हुए हैं। यही वो दौर था जब उसने लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और कई ताकतवर मंत्रियों से सीधी टक्कर ली। बिहार में बूथ कैप्चरिंग तोड़ी, यूपी में सरकारी गाड़ियों, हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग पर ब्रेक लगाया। 10 नवंबर 2019 को भले ही वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी वो बात आज भी गूंजती है, मुझे 10 साल दो, मैं भारत को महान बना दूंगा। धीरे धीरे चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा था। जो संस्था कभी नेताओं को रास्ता दिखाती थी, उसी पर अब हर तरफ से सवाल,
दबाव और दखल की कोशिशें बढ़ रही थी। एक समय जिस आयोग की फाइल से सरकारें हिल जाती थी, वो संस्था खुद को लगातार बचाने की लड़ाई लड़ने लगी। और तभी भारत ने 2000 के बाद कदम रखा डिजिटल युग में, जहां चुनाव सिर्फ बूथ पर नहीं, डेटा, एल्गोरिदम, सर्वर और स्क्रीन पर भी तय होने लगे। मतदान की पहचान, उसकी लिस्ट, उसका वोट सब डिजिटल हुआ। लेकिन डिजिटल होते ही एक नया डर पैदा हुआ। टेक्नोलॉजी बढ़ी पर भरोसा कम होता गया। कर्नाटक और हरियाणा राज्यों में वोट चोरी के आरोपों के साथ राहुल गांधी संसद के बाहर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। राहुल ने 7 अगस्त 2025 को एक प्रेस वार्ता कर आरोप लगाए कि 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में भारी संख्या में वोट चोरी हुई। आरोप लगाया गया कि लगभग 1,02,050 वोट फर्जी तरीके से दर्ज किए गए। ठीक उसके बाद 18 सितंबर 2025 को दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर एक गंभीर आरोप रखा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की आलंद, जिसको आलंदी विधानसभा सीट भी कहते हैं, वहां 6000 वैध वोटरों के नाम एक संगठित डिजिटल प्रक्रिया के तहत हटाए गए। राहुल गांधी के अनुसार यह कोई साधारण तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि डेटा मैनिपुलेशन का सुनियोजित ऑपरेशन था, जहां वोट हटाने के बदले पैसों तक का लेन देन हुआ। और फिर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाया, जब हजारों वोट एक जैसे पैटर्न में गायब हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग इसकी फोरेंसिक और पारदर्शी जांच क्यों नहीं कराता? क्यों यह संस्थान सिर्फ बयान देता है, कार्यवाही नहीं करता? इसी क्रम में राहुल गांधी ने 5 नवंबर 2025 को हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोट होने का आरोप लगाया और सीधे सीधे चुनाव आयोग पर बड़ा निशाना साध दिया। चुनाव आयोग की साख पर यह कोई पहला हमला नहीं है। आप सबको 30 जनवरी 2024 का चंडीगढ़ मेयर चुनाव याद होगा और वो चेहरा भी याद होगा। सिर्फ 36 वोट थे और इन्हीं 36 वोटों ने पूरे देश के चुनावी सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जो आज भी जहन में जिंदा है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह बैलेट पेपर्स पर पेन से निशान लगाते कैमरे में साफ दिखे। वीडियो जमकर वायरल हुई और फिर वही 8 बैलेट अमान्य घोषित कर दिए गए, जिनमें से ज्यादातर विपक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में थे। सुप्रीम कोर्ट ने फुटेज देखकर कहा, यह लोकतंत्र की हत्या है। आपको कोई देखे न देखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। और अदालत ने नतीजा पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने अपनी सीमाएं तोड़ी, मतलब प्रक्रिया को जानबूझकर दूषित किया गया। विपक्ष का सवाल सीधा है, जब 36 वोट में इतनी खुली छेड़छाड़ कैमरे के सामने हो सकती है, तो करोड़ों वोट वाले राष्ट्रीय चुनावों में क्या क्या हो सकता है? और सबसे कड़ी चोट यही है, जिस चुनाव आयोग की साख कभी लोहे जैसी थी, वही आज ऐसे मामलों पर खामोश है। और यही खामोशी जनता के भरोसे को अंदर तक हिला रही है। हर चुनाव में उठते वोट चोरी और धांधली के आरोप, कर्नाटक, हरियाणा के बाद अब बिहार। जनता पूछ रही है, क्या चुनाव आयोग की साख मिटती जा रही है? राजनारायण की तरह तेजस्वी यादव का सीधा आरोप है, जनता ने नहीं, चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव जिताया है। और अब बड़ा सवाल सिर्फ एक, क्या हमारे चुनाव संस्थान मजबूत हैं या सिर्फ सत्ता की मर्जी पर चल रहे हैं? देश जवाब चाहता है और आयोग की चुप्पी सबसे जोरदार शोर बनती जा रही है। मैं अपनी बात एक मशहूर लाइन से खत्म करूंगा, डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, यानी अंधेरे में रखा गया लोकतंत्र एक दिन दम तोड़ देता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आवाज को और मजबूत बनाएं।